तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं आपकी क्लास 8th साइंस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर, जिसको हम आज स्टार्ट करेंगे। तो साइंस में आपकी बुक में क्लास 7th की बुक, क्लास 8th की बुक में साइंस की जो बुक है उसमें आपको एक चैप्टर मिलेगा, चैप्टर नंबर 12, पाठ संख्या 12, जिसका की नाम है फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण। तो आज हम फ्रिक्शन के बारे में, घर्षण के बारे में देखेंगे, सीखेंगे कि इसको पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है और क्या हमारी डेली लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में इस घर्षण के प्रभाव यानी इफेक्ट्स हैं। तो आप इसको कहां कहां देखते हैं और कैसे आपको आज के बाद घर्षण जो है पता लगेगा कि अच्छा यहाँ पर तो घर्षण लग रहा है, हमने क्लास में पढ़ा था ये सारी बातें। तो एक पोयम आपको सुनाता हूं। एक पोयम आपने सुनी होगी बचपन में, है ना? और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है, जिसमें पोयम का जो टाइटल तो मुझे याद नहीं है, बट पोयम ऐसे थी कि लाला जी ने केला खाया और केला खाकर मुंह पिचकाया और उसके बाद वो केले का छिलका रोड पर गिराते हैं और उसके ऊपर पैर रखते हैं और फिर वो धड़ाम से गिर जाते हैं, है ना? ये पोयम आप सबको याद होगी। तो इस पोयम को क्यों सुना रहा हूं मैं, पोयम का क्या लेना देना है हमारी क्लास से? क्योंकि पोयम में एक केले का छिलका था और केले के छिलके पर इन्होंने जब पैर रखा तो ये धड़ाम से गिर गए, है ना? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जरूर केले के छिलके की वजह से ये चल नहीं पाए होंगे या फिर इनका पैर फिसल गया होगा, है ना? ये सारी चीजें रिलेटेड है प्यारे बच्चों फ्रिक्शन के साथ। क्या आपने कभी देखा है कि जब कोई फर्श गीला रहता है या फिर उस पर साबुन का पानी गिरा रहता है तो आप फिसल जाते हैं? आप अपने वॉशरूम में जाते होंगे, अगर वॉशरूम साफ नहीं है, उसके ऊपर पानी गिरा हुआ है या फिर साबुन का पानी गिरा हुआ कहीं पर अटक जाता है तो बाथरूम में लोग फिसल जाते हैं, है ना? स्विमिंग पूल्स पर जाते हैं तो स्विमिंग पूल के आसपास पानी बिखरा रहता है तो वहां टाइल्स लगी रहती है, उस पर लोग फिसल जाते हैं, है ना? बरसात के टाइम पर हमारे घर की जो बरामदे होते हैं उसमें लगातार पानी गिरने से काई जम जाती है और इस काई पर जब हम पैर रखते हैं तो हम फिसल जाते हैं। ये सारी चीजें आपने देखी होंगी। इसके साथ ही कुछ और चीजें अब जो रेलेवेंट आपको नहीं लगेंगी, बिल्कुल अलग लगेंगी, वो मैं आपको बताता हूं। इसके साथ ही मैं कुछ फिनोमेनाज आपके साथ डिस्कस करता हूं और आप इन पर अपना दिमाग लगाइएगा, ठीक है? मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, कैसे पेंसिल से हम लिख पाते हैं, पेंसिल या पेन से? सोचो, कैसे आप पेंसिल या पेन से लिख पाते हैं? सोचो, कैसे आप चल पाते हैं? सोचिए, कैसे मशीनें काम करती हैं? और एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं, कैसे गाड़ियां चलती हैं? तो ये सारे काम कैसे होते हैं? हम लिखते हैं, हम चलते हैं, गाड़ियां चलती हैं, मशीनें काम करती हैं। ये सारे काम कैसे हो पाते हैं? ये सारे काम हो पाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन के कुछ नुकसान भी है, फायदे हैं तो नुकसान भी है। इन नुकसान के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये सारी चीजें हमको चैप्टर में समझनी है कि हम लिख कैसे पाते हैं, हम चल कैसे पाते हैं, हमारी जो मशीनें हैं, जैसे कपड़े सिलने की मशीन होती है, बड़ी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस में मशीनें होती हैं, काम कैसे करती हैं, और गाड़ियां जब हम चलाते हैं तो गाड़ियां रोड पर कैसे दौड़ती हैं। तो ये सारी घटनाएं, ये सारे फिनोमिना हमारे डेली लाइफ के
रिलेटेड है किससे? फ्रिक्शन से। तो जल्दी से क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं कि फ्रिक्शन है क्या, घर्षण है क्या, घर्षण की परिभाषा क्या होगी। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है, एक छोटा सा काम करना है। ध्यान से देखो, अभी लिखेगा कोई नहीं, बस समझेंगे। ये हमारे पास एक टेबल है, ये क्या है? एक टेबल है। इस तरीके का होगा टेबल, है ना? मुझसे थोड़ा ठीक से नहीं बन रहा है, आप लोग अच्छा बना लेंगे। तो ऐसा एक टेबल है, ये क्या है? एक टेबल। जो आपके पास टेबल है, आपके सामने जो टेबल रखा है वही टेबल है। अब आपको क्या करना है, इस टेबल के ऊपर अपनी एक बुक या फिर एक कॉपी रखनी है। आपकी एक बुक या फिर कॉपी आपने इस टेबल के ऊपर रखी, और इसको आपको यहां से खड़े होके, इधर से खड़े होके हल्के से खिसकाना है। क्या करना है? इसको यहां से खड़े होके हल्के से खिसकाना है। तो जब आप इसको ऐसे इधर की तरफ पुश करेंगे तो ये बुक खिसक करके यहां पे तक आ गई। सपोज आपने इसको खिसकाया और ये खिसक खिसक के यहां तक आ गई। सपोज जैसे ही आप इसको खिसकाना छोड़ते हैं, जैसे ही आप इसको खिसकाना छोड़ते हैं, आप क्या देखते हैं कि बुक रुक जाती है। जैसे ही आप इसको खिसकाना छोड़ते हैं, आप देखते हैं कि बुक रुक जाती है। ऐसा क्यों हुआ? जब आपने इसको एक बार पुश करा तो इसको चलते रहना चाहिए था, ये अपने आप रुक कैसे गई? क्या कभी ये सवाल आपके दिमाग में आया है? ये अपने आप रुक कैसे गई बुक? तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन जो है वो फ्रिक्शन है, घर्षण है। होता क्या है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट को चलाते हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट की जो सरफेस होती है, दोनों ऑब्जेक्ट की क्या होती है? सरफेस। इनके बीच में बोथ सरफेस, दोनों ऑब्जेक्ट के जो सरफेस होते हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट के जो सरफेस होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या रहता है? फ्रिक्शन काम करता है। ठीक है, बिटवीन बोथ सरफेसेस, जो कि क्या करता है? इसको मूव करने से रोकता है, विच अपोजेस द मोशन। विच अपोजेस द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, ऐसे लिख लेते हैं। तो घर्षण क्या है भाई? इसको मैं अब हिंदी में लिख रहा हूं। घर्षण तो ऐसे लिखेंगे, घर्षण दो सतहों के मध्य लगने वाला वह कारक है, वो फैक्टर है, जो किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है ये? अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा तो उसको चलने नहीं देगा, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होगा तो उसको रुकने नहीं देगा, है ना? जो चल रही चीज है उसको रुकने नहीं देगा, और जो रुक रहा है उसको चलने नहीं देगा। तो ये होता है गति की अवस्था। गति की अवस्था दो होती है, एक होती है विराम और एक होती है गतिमान, यानी रेस्ट एंड मूविंग। तो जो रेस्ट में है उसको ही चलने नहीं देगा, और जो चल रहा है उसको ही रुकने नहीं देगा। समझ रहे? तो गति की अवस्था में विरोध का ये क्या करता है? परिवर्तन करता है भाई। इसको लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम इसके ऊपर और बात करते हैं। चलिए,
तो आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी, है ना। इसके साथ ही एक और तरीके से हम इस बात को बोलते हैं, घर्षण सदैव आरोपित बल का विरोध करता है। और ये घर्षण आपको दिखाई नहीं देगा, ये घर्षण आपको दिखाई नहीं देगा, आप इसको महसूस कर पाएंगे, आप इसको फील कर पाएंगे। कैसे फील कर पाएंगे? सपोज आपके घर में एक बहुत बड़ा बक्सा है और इस बक्से को आपको खिसकाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो आप क्या करते हैं, आप उस बक्से पर एक जगह से पुश करते हैं, एक तरफ से बल लगाते हैं, लेकिन ये बक्सा खिसकता नहीं है। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं बल तो लगा रहा हूं लेकिन उसका कुछ मुझे रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है, उससे कुछ मुझे कार्य देखने को नहीं मिल रहा। तो इसके पीछे रीजन है घर्षण। जैसे ही आप उस बक्से पर बल लगाना शुरू करते हैं, वैसे ही एक इनविजिबल, एक अदृश्य बल जो है उस बक्से के अपोजिट काम कर रहे हैं। आप ऐसे मान के चलिए, जैसे ही आप उस बक्से को खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही उधर से कोई आपके अपोजिट उस बक्से को धक्का दे रहा है। समझ रहे हैं? ऐसा होता नहीं है, कोई रहता नहीं है वहां पर, बट होता ऐसा है। फ्रिक्शन जो है एक अदृश्य बल है जिसको हम देख नहीं पाते, बट जैसे ही हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, वो उल्टी दिशा से हमारे अपोजिट जो है बल लगाना स्टार्ट करता है। तो ये हमेशा जो है आरोपित बल जो रहता है उसका विरोध करता है, ये हमको दिखता नहीं। अब हम कैसे इस बक्से को मूव कर सकते हैं? जब हम इतना ज्यादा बल लगा दें कि जितना बल सामने से घर्षण लगा रहा है, अगर हमने उससे ज्यादा बल लगा दिया तो बक्सा खिसक जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम अपने साथ एक दोस्त को और बुला लेते हैं, हम दो मिलकर के धक्का लगाए। इधर से हम दो धक्का लगा रहे हैं, तो दोनों ने मिलकर के जो बल लगाया, दोनों ने मिलकर के जो आरोपित बल लगाया वो घर्षण से ज्यादा था, अब जाकर के बक्सा खिसक जाएगा, है ना। खैर इस कहानी को तो आप अगली क्लास में समझेंगे, 9th में समझेंगे। लेकिन आप ये बात ध्यान रखना, जब कभी भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, जब आप किसी चीज को धक्का मारते हैं, तो जो घर्षण है वो ऑटोमेटिकली काम करता है, अदृश्य काम करता है, आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन वो काम करता है। और काम कहां करता है? दोनों वस्तुओं की सतहों पर, दोनों वस्तुओं की सतहों के मध्य। ठीक है, तो इस बात को भी नोट डाउन कीजिए। तो अब समझते हैं कि यह घर्षण जो है आखिर दो सतहों के बीच में ही क्यों काम करता है ना। दो सरफेसेस के बीच में ही क्यों काम करता है, इधर उधर बाकी जगह क्यों काम नहीं करता, ओनली बिटवीन टू सरफेसेस ही क्यों काम करता है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम दो सतहों को यहां पर ले लेते हैं, दो सरफेसेस को ले लेते हैं। सपोज ये वो आपके टेबल की सरफेस है और ये वो बुक है जिसको कि हमने इस टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ये आपका टेबल है और ये आपकी बुक है। तो टेबल के ऊपर आपने बुक को ऐसे रखा होगा, टेबल के ऊपर आपने बुक को ऐसे रखा होगा, है ना। तो इसका ये वाला सरफेस और बुक का ये वाला सरफेस दोनों एक दूसरे की क्या है, कांटेक्ट में है। बात समझ में आ गई? तो ऐसे टेबल के ऊपर बुक को रखा हुआ है। अब देखने में आपको क्या लगेगा, देखने में आपको ये लगेगा कि ये बुक टेबल जो है ये स्मूथ है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्मूथ है। और इसी तरीके से किताब का जो सरफेस है, आपको बुक का सरफेस है, ये भी देखने में बिल्कुल स्मूथ रहती है ना। बट ऐसा होता नहीं, बट ऐसा होता नहीं। अगर हम उसको बहुत जूम करके देखें या फिर माइक्रोस्कोप से देखें तो वो स्मूथ नहीं रहता, है ना, वो चिकना सरफेस नहीं रहता। अगर इस सरफेस को आप, इस वाले सरफेस को, ये जहां पर इन दोनों के बीच में ये वाला जो सरफेस है, अगर हम इसको देखें, इस वाले पार्ट को यहां पर, तो फिर यहां देखते हैं। तो इसको मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए, ये वाला पार्ट। तो इसमें क्या है, इसमें ये तो है किताब का सरफेस, बुक का सरफेस, है ना। और ये जो इसके नीचे ब्लैक वाला सरफेस है, ये है टेबल का सरफेस। ये किसका सरफेस है?
टेबल का सरफेस। हमको देखने में ऐसा लगता है, हमको देखने में ऐसा लगता है कि दोनों एकदम स्मूथ है, दोनों एकदम क्या है, स्मूथ सरफेस है, यानी कि चिकना सरफेस है। बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता? होता क्या है, होता ये है कि इनके बीच में रहती है काफी इरेगुलरिटीज, ऐसे खुरदुरापन, और ऐसे ही यहां भी रहेगा, ऐसे ही यहां भी रहेगा, ऐसा ही खुरदुरापन हुक और जो टेबल है दोनों के सरफेस के बीच में रहता है। देखने में नहीं लगता, लेकिन जब आप इसको जूम करके देखेंगे इतने छोटे से पार्ट को, तो आपको पता लगेगा कि ये स्मूथ नहीं है, ये इरेगुलरिटीज है। ये क्या है? इरेगुलरिटीज, यानी कि खुरदुरापन। इस खुरदुरेपन की वजह से, इस खुरदुरेपन की वजह से इस किताब को इस टेबल के ऊपर चलने में मुश्किल होती है। आप खुद मान के देखिए, एक रोड ऐसी है जिसमें बड़े बड़े पत्थर हैं, तो उसमें गाड़ी कैसे चल पाएगी? नहीं चल पाएगी ना। एक स्मूथ रोड है, उसमें गाड़ी को आप हल्का सा स्पीड दीजिए, अपने आप गाड़ी चलेगी, है ना। तो जो खुरदुरापन होता है इसके ऊपर, जो सतह होती है, जो सरफेस होते हैं, इनके ऊपर क्या रहता है? खुरदुरापन रहता है, इरेगुलरिटी। हमको दिखता नहीं है, हमको दिखेगा टेबल बिल्कुल स्मूथ है, बुक बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन बहुत छोटे लेवल पर देखा जाए तो इनके सरफेसेस में क्या होती है? रफनेस रहती है, यानी कि इरेगुलरिटीज रहती है। इस इरेगुलरिटीज के बीच में ये इरेगुलरिटीज एक दूसरे से लॉक हो जाती है। क्या हो जाती है? लॉक हो जाती है, इंटरलॉक। अब लॉक हो गई तो छूटना मुश्किल है ना, तो थोड़ा सा और पुश करना पड़ेगा, थोड़ा सा और पुश करा, थोड़ा सा और आपने इसको अप्लाई फोर्स करा, आरोपित बल करा, थोड़ा सा मूव करा, फिर से फंस गई इरेगुलरिटीज में। अब आपने बल हटाया, तो जब तक आप बल लगाते किताब चलती रहती है, आपने देखा होगा। जैसे ही आप बल हटा दें वैसे ही किताब रुक जाती है। देखा है ना, जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो चलता रहता है, जैसे ही आपने हटा दिया तो वो तुरंत से रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इरेगुलरिटीज की वजह से वहां पर एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, एक रुकावट आ जाती है, और इस रुकावट का नाम क्या है? इस रुकावट का नाम है फ्रिक्शन। तो क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ, क्या ये कहानी आपकी समझ में आई है या नहीं आई है? अगर आई है तो वेरी गुड, इसको लिख लेते हैं। चलिए, अगर आई है तो गुड, इसको लिख लेते हैं। नहीं आई है तो बताइए, मैं दोबारा से समझा देता हूं। देयर आर irregularities present between the surfaces. There are irregularities present between the surfaces. These gets interlocked and hence can not be moved by cannot be moved without any external force. नोट डाउन कर लेंगे। तो फ्रिक्शन के लिए आपको क्या करना है? अब एक छोटी सी एक्टिविटी भी करनी है ना। तो छोटी सी एक्टिविटी में आप क्या करेंगे? आप पता लगाएंगे कि किस तरीके से आप क्या करें, इस खुरदुरेपन को कम से कम कर पाए, है ना। इरेगुलरिटीज को रिमूव करने का आपका मकसद होना चाहिए। इरेगुलरिटीज मिनिमम, ऐसे सरफेस लेने हैं आपको, इरेगुलरिटीज मिनिमम। अब मैं वापस से आपको लेकर के चलता हूं स्टार्टिंग पार्ट में। मैंने आपको एक पोयम सुनाई थी, लाला जी ने केला खाया। तो लाला जी गिरे क्यों होंगे? जरा सोच समझ के देखिए, लाला जी गिरे क्यों होंगे? अगर वो रोड के ऊपर चलते तो रोड क्या रहती है? खुरदुरी, और उनका जो शूज होगा, उनका जो जूता होगा, उसके ऊपर भी काफी इरेगुलरिटीज होंगी, है ना। तो इससे क्या हो जाएगी? ग्रिप बन जाएगी, और उनका पैर जो होगा रुक रुक करके चलेगा रोड के ऊपर।
लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि इन्होंने क्या कर दिया, केला खा करके गिरा दिया जमीन पर। अब केले से ये इरेगुलरिटीज क्या हो गई, भर गई। केले से ये इरेगुलरिटीज क्या हो गई, भर गई। अब जैसे ही इन्होंने अपना शूज रखा इसके ऊपर, जैसे ही इन्होंने क्या करा, अपना शूज रखा, तो उसको फंसने के लिए जगह मिली नहीं, इंटरलॉकिंग नहीं हो पाई। इंटरलॉकिंग नहीं हो पाई तो लाला जी का पैर बिल्कुल सीधा जो है स्लिप हो गया, ऐसे मूव कर गया। इंटरलॉक होता तो ऐसे पड़ के ऐसे अटक जाता, लेकिन केले के छिलके की वजह से इंटरलॉकिंग नहीं हो पाई और वो फिसल गया। यानी कि यहां पर नो इंटरलॉकिंग हुई और लाला जी धड़ाम से गिर गए। क्या ये बात समझ में आई है? तो हमें एक बात समझ में आई, अगर फ्रिक्शन कम करना है तो ये इरेगुलरिटी को हटाना होगा, ये जो खुरदुरापन है इसको हटाना होगा। और इसको हटाने के लिए आप अलग अलग मटेरियल यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हटाने के लिए आप अलग अलग मटेरियल यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज आप देखेंगे, आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर वापस से टेबल लेंगे, टेबल के ऊपर अपनी 3-4 किताबों का ढेर लगाएंगे और इसको थोड़ा सा हाइट देंगे, फिर यहां पर इस तरीके से एक स्लोप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक स्लोप। इस तरीके से ऐसे बुक लगाई, बुक के ऊपर ऐसे स्लोप बनाई। अब ये एक स्लोप बन गया है ना, और ये टेबल है आपका। इसके बाद तो आपने क्या करना है, इस स्लोप पर आपने कोई वस्तु, जैसे आपका पेन हो या फिर आपकी कोई छोटी बॉल हो, उसको लुढ़काना है यहाँ से नीचे की तरफ। और यहाँ इसके ठीक सामने ये वाला जो पार्ट होगा, यहाँ पर आपको अलग अलग मटेरियल रख के देखना है। जैसे आपने एक बार कपड़ा रख के देख लिया, एक बार आपने क्लॉथ रख के देख लिया, कोई कपड़े का टुकड़ा, फिर इस बॉल को लुढ़काया, देखा है कहां तक लुढ़की। ठीक है, मार्क लगा दिया उस पार्ट पे, फिर हटा दिया। फिर आपने टॉवल, जो आपका तौलिया है, उसको बिछा कर देखा, फिर देखा है बॉल कहां तक लुढ़की, फिर मार्क लगाया, फिर हटा दिया। फिर आपने एक पॉलीथीन वो बिछा करके देखी, फिर देखा कहां तक लुढ़का, मार्क लगाया। ऐसे ऐसे करके आपको 4-5 जो है रीडिंग्स लेनी है अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ। अगर टेबल नहीं है तो फर्श पे भी कर सकते हैं, है ना, फर्श पे भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अपना कारपेट एक बार देख लिया, कारपेट के ऊपर कितना फ्रिक्शन देखने को मिल रहा है। तो देखना भाई, जिस चीज के ऊपर बॉल ज्यादा दूर तक चल जाए, जिस चीज के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट ज्यादा दूरी तक रोल हो जाए, मतलब कि उसका फ्रिक्शन क्या है, कम है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं एक छोटा सा हिंट आपको देने के लिए, मोर रोलिंग मतलब लेस फ्रिक्शन, मोर रोलिंग मतलब लेस फ्रिक्शन। तो कहने का मतलब है जिसके ऊपर बॉल आसानी से लुढ़कती हुई जा रही है और दूर तक चली गई, मतलब कि वो कम खुरदुरापन उसकी सतह है, वो लेस फ्रिक्शन जो है उसका सरफेस होता है। और जिसमें एकदम से बॉल जाकर के रुक गई, जैसे टॉवल के केस में आप देखेंगे बॉल उड़ गई और तुरंत से रुक जाएगी, मतलब इसके सरफेस पर इरेगुलरिटी ज्यादा है, खुरदुरापन ज्यादा है, इसीलिए बॉल एकदम से रुक गई। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आज की कहानी में, ये था फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन। आगे आने वाली क्लासेस में हम इस बात को और डिस्कस करेंगे और नई नई चीजें इसमें सीखेंगे। अभी आपके पास 4 क्वेश्चन है ना, अभी हमको उनका आंसर निकालना बाकी है। तो इन चीजों को पहले इनके ऊपर काम कीजिए, फिर हम आते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर, उनको भी डिस्कस करेंगे और भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।